अस्सलाम वालेकुम जी। असल में मीडिया को यूज़ नहीं किया आपने इस मीटिंग के लिए, और जितने लोग इधर आए हैं उनका बड़ा शुक्रिया। हम सब वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं, जिन जिन लोगों को कहा गया। मैंने ख़ुद भी किसी को इनवाइट नहीं किया इंडिविजुअली भी, और हमने कोई कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल किया इसके लिए। लेकिन हमें लगता था कि लोग इंडिविजुअली वर्ड ऑफ माउथ से जो हमने कम्युनिकेशन किया थोड़े ज़्यादा आएंगे, लेकिन थोड़े कम आए हैं। ये भी उसी बात का सबूत है जो जिसके ऊपर हमने एक कदम उठाया कि हम ये वाला काम क्यों करें, ये हमें इससे बात करने की ज़रूरत क्यों है। ये उस बात का सबूत है कि लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। अगर हम मीडिया का यूज़ भी करते और हम लोगों तक बाकायदा एक कैंपेन के ज़रिए चीज़ें पहुँचाते तो वो भी शायद इतनी इफ़ेक्टिव ना होती। मैं समझता हूँ कि इंसानों के मैं क्या समझता हूँ, तमाम सोशलिस्ट समझते हैं, तमाम वो लोग जो कि मटीरियलिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये जो इंसान की सोशल कॉन्शियसनेस होती है वो असल में मटीरियल कंडीशन से उसकी मशरूत होती है, कंडीशनड होती है उसके साथ। और सोशल कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमारी मटीरियल कंडीशन के साथ अगर होती है तो हमें मटीरियल कंडीशंस कुछ तो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन देती है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस देती हैं, और साथ हमें ख़ुद भी कभी बनानी पड़ती हैं। जैसे जो किताब मैं पढ़ता हूँ वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। मैं जिस तरह के लोगों के अंदर बैठता हूँ वो भी मेरे लिए ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। मैं अपनी एनवायरनमेंट को किस तरह का, माहौल को किस तरह का रखता हूँ, मेरे लिए वो भी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। और वो सारा कुछ मेरे में दोबारा असरअंदाज होता है और मेरी सोशल कॉन्शियसनेस उसी हिसाब से ग्रो करती है। लेफ़्ट के अंदर जो क्लासिकल तरीके हैं आज तक पार्टीज बनाने के और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है जो लेनिनिस्ट मेथड है, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल तारीखी तौर पे वैलिड है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि रशियन रेवोल्यूशन उसके होने की वजह से हुआ। लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ना होती तो रशियन रेवोल्यूशन ना होता, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसलिए एक ऑर्गन जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल ऑर्गन। लेकिन एक सवाल इसके साथ एक और भी पैदा होता है, वो ये होता है कि क्या लेनिन की बोल्शेविक पार्टी जो है, अगर वो वॉर ना होती, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होती, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सब लोगों के लिए। 1914 से 1919 तक जो वर्ल्ड वॉर हुई है उसके अंदर लेनिन की बोल्शेविक पार्टी जो है उसको जिस तरह की कंडीशन मिली और जिस तरह फौज खुद बगावत की एक उसके अंदर एक रुझान पैदा हो रहा था, और उसको लेनिन ने फिर यूज़ किया, उसको कंसोलिडेट किया उस तमाम सिचुएशन को, और बोल्शेविक पार्टी ने इनकलाब किया और उन्होंने कहा यही राइट टाइम है, अब कर देना चाहिए। तो क्या ये तमाम लेनिनिस्ट पार्टीज़ को ये कंडीशन मिलती हैं? तो उसका जवाब नफ़ी में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तारीख़ में अगर लेनिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ, इस पर हम जितनी मर्जी हम बहस करेंगे बाद में, अगर लेनिन को वो वॉर ना मिलती और उस वॉर में जो कुछ हुआ वो ना होता, और लेनिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टाइट ऑर्गेनाइजेशन, मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कार्डर बिल्डिंग के साथ, बहुत बेहतरीन कार्डर के साथ वो चलाता रहता और मास पार्टी की तरफ ना जाता, तो क्या वो प्रेसिडेंट भी हमारे लिए आज वैलिड होता? कि क्या हम इस तरह की पार्टीज बनाएंगे और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और हम रेवोल्यूशन कर देंगे? मेरा ख्याल है इसका जवाब भी नफ़ी में है। हम उस वक्त ये कहते कि लेनिन ने एक काम किया था जो तारीख में उसका ख्याल था ऐसे करना है, लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं है, हिस्ट्री ने उसको वैलिडेट नहीं किया क्योंकि रेवोल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा जो मेथड है वो भी बड़ा सिंपल, पॉलिटिकल, हमारे जो दोस्त हैं वो कहीं पे भी दुनिया में हों, चाहे कोई भी आइडियाज़ हों, चाहे लेफ़्ट के हों चाहे राइट के हों, इसमें सब आ जाते हैं। टाइट ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे बनाने वाले दो किस्म के होते हैं, राइट के भी होते हैं, लेफ़्ट के भी होते हैं। टाइट ऑर्गेनाइजेशन वो भी बनाते हैं, कार्टर वो भी बिल्ड करते हैं। जमात इस्लामी आपके सामने एक मिसाल है, इस ज़माने में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, लेकिन फिर बाद में मास पॉलिटिक्स में आए। लेकिन एक दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप पहले पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दें कुछ लोगों के साथ मिल गए, और उसके बाद
मुआशरे में तहरीक पैदा करें, उसके मुआशरे की मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर, जिसके अंदर वर्किंग क्लास भी है, जिसके अंदर मिडिल क्लास भी है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंशिया भी है, जिसके अंदर आर्टिस्ट भी हैं, जिसके अंदर अदीब भी हैं, जिसके अंदर वो तमाम लोग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं मुख्तलिफ, जो कि इस इकॉनमी के अंदर किसी न किसी तरीके से उनका अपना एक रोल है। क्योंकि हम समझते हैं इकॉनमी की, मैंने इसलिए बात की क्योंकि हम समझते हैं कि इकॉनमी ही सब चीज़ों की जड़ होती है। इवन पॉलिटिकल प्रोसेस भी उस मुल्क की इकॉनमी, इकोनॉमिक प्रोसेसेस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके ऊपर बेस करता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये मार्क्स ने भी कहा, एंगल्स ने भी कहा, लेनिन ने भी कहा, ट्रोट्स्की ने भी कहा, और रशिया ने भी इसको करके दिखाया। प्लान्ड इकॉनमी इसीलिए उन्होंने एक रखी। रशिया में इतना 91 में रशिया टूटा, 1917 में बना था, और अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई थी। पता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने अभी ये जो की है और जो हम करते रहते हैं। लेकिन सवाल वही पैदा होता है फिर, क्या पाकिस्तान में और 1960-70s में जो मूवमेंट हुई है, आज के पाकिस्तान में और 1960-70s के पाकिस्तान में क्या कोई फ़र्क है? जब मैं इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करता हूं तो उसमें सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो रशिया खुद है। अब हम देखते हैं कि रशिया के होने से कैसे फ़र्क पड़ता है। देखिए जी, फ़र्क सिंपल सा है। दुनिया दो सुपर पावर्स के दरमियान डिवाइडेड थी। कोल्ड वॉर दो लोग कर रहे थे, एक जो कैपिटलिज्म का माई बाप था जो कि अमेरिका था, और रशिया जो कि खुद सोशलिज्म का माई बाप था। वो क्या कर रहा था, सही कर रहा था, गलत कर रहा था, ट्रोट्स्की, स्टालिनिस्ट आपस में या माओइस्ट जितनी मर्जी बहसें करें, हम इसके अंदर जाते ही नहीं है। लेकिन रशिया बहरहाल एक सोशलिस्ट मुल्क की तरह दुनिया में कायम था। उस इतनी बड़ी सेंसिटाइजेशन जो दुनिया में थी बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जो उनका डिफरेंस था, और उससे हिसाब से सेंटिसाइज थी ज़्यादातर दुनिया, लॉबीज थी, मुल्क जो थे वो उनके बाकायदा आपके ब्लॉक्स थे, कम्युनिस्ट ब्लॉक्स, बाकी कैपिटलिस्ट ब्लॉक तो खैर पूरी दुनिया थी बाकी की। उस दौर में पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ पर भी भूख, गुर्बत, अवाम, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की बात हुई, वहाँ पे सोशलिज्म की कॉनोटेशन, सोशलिज्म के जितने भी उसके अंदर हमें इस्तारे मिलते हैं वो हमने यूज़ किए, जगह जगह हर मुल्क में किए। पाकिस्तान में किसानों की मूवमेंट थी जब भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई। मैं पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन में थोड़ा सा जाऊँगा। किसानों की मूवमेंट थी, मजदूरों की मूवमेंट्स थी। यहाँ पे दानिश्वर थे जो सोशलिस्ट थे, और वो दानिश्वर आपस में भी लड़ते थे, बेशक वो लड़ते भी थे, लेकिन वो एक ऑ में भी थे। रशिया वो स्टैंडिंग टॉल एट दैट टाइम, और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये इतना बड़ा इमेज होता है। तो रोमांस में भी थे उसके, वो सब लोग दिल से समझते थे कि रशिया बहुत बड़ी चीज़ है। तो दानिश्वर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, शायर थे, अदीब थे, ये सब लोग अपना अपना लेफ्ट के अंदर पार्ट प्ले कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक वजह से, क्योंकि रशिया खड़ा हुआ था। ज़्यादातर लोग उनमें से सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है उसको भी सही तरह नहीं समझते होंगे, या पूरी तरह नहीं समझते होंगे। हमारे उस्ताद डॉक्टर लाल खान जो है, मैंने उनसे ज़्यादा सोशलिज्म किसी के पास नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में आज तक। मैंने सब लोगों से मिला, उनसे ज़्यादा किसी ने नहीं देखा। तो बदरजा उत्तम किसी के अंदर मौजूद होता है, कईयों के अंदर थोड़ा कम होता है, कि उनसे और भी कम होता है, लेकिन बहरहाल इंस्पायर्ड सब होते हैं। अपनी हाफ नॉलेज, 25% नॉलेज, पूरी नॉलेज के साथ सोशलिज्म की वो इंस्पायर्ड सारे के सारे थे। तो लेफ्ट को एक कंसोलिडेट करने के लिए भुट्टो साहब को कोई ख़ास मदद नहीं करनी पड़ी। भुट्टो साहब एक इमेज बन चुके हुए थे जब उन्होंने कागज़ फाड़े, और जब उन्होंने ताशकंद के मामले पे एंटी इंडिया स्टांस लिया, जो एक रेटरिक है मेरे लिए। हम तो इंटरनेशनलिस्ट हैं, हम तो इस तरह की बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने की, और उससे क्या हुआ कि भुट्टो साहब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में इमेज बन गए। अखबार सिर्फ होते थे, उन्होंने उनको रिपोर्ट किया, एक इमेज बिल्ड हुआ लोगों के अंदर। उस इमेज के अंदर मेहनत करने की बड़ी सलाहियत थी उस आदमी के अंदर, उसके अंदर टैलेंट भी बहुत था, ऑरेटरशिप बहुत थी, ऑरेटोरियल स्किल्स बहुत ज़्यादा थी, सबको पता है। वो बड़े बड़े मजमों को वो सहर अंगेज़ गुफ्तगू से जो है वो मशहूर कर लेते थे, और साथ मेहनत, टैलेंट और नॉलेज भी काफ़ी सारी थी उनके पास। तो वो
और फिर उसके बाद आप स्केल्स भी उनके पास थी, अंग्रेज़ी बोलने वाले आदमी, इस मुल्क के अंदर कायद आज़म से लेके बेनज़ीर से लेके इमरान खान से लेके तमाम वो लोग जो कि इस मुल्क के अंदर इमेजेस बने हैं, वो सब के सब यही हैं जिनसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं, बाहर से भी वो होके आते हैं, तो ये सब वही लोग हैं बेसिकली। तो भुट्टो साहब ने सिर्फ इतना काम किया कि ही रोड दोज वेव्स which were created by that ripple again, which is produced by the clash between capitalism and socialism on a higher level, जहाँ पे दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे, कोल्ड वॉर हो रही थी, उसको भुट्टो साहब ने एक्चुअली कैश किया और पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पहले वो खुद इमेज थे, बुनियाद रखने के बाद उन्होंने किसान मजदूर तंजीमें सब ने उनको लबैक कहा, दानिश्वर उनके साथ हो गए, बड़े बड़े लेफ्ट के इमेजेस जो मुख्तलिफ क्लासेस से थे वो भी उनके साथ आ गए। और भुट्टो साहब मेड an image not of himself only, but this time he made an image out of People's Party also. He just announced the party and it became a very big image in Pakistan because it was representing the left. ये तो सबको पता है कि पीपल्स पार्टी ही पहली जमात थी पाकिस्तान में जो कि मास पॉलिटिक्स के अंदर आई और वो लेफ्ट ओरिएंटेशन के साथ आई, लेफ्ट रेटरिक के साथ भी आई। मेरे ख्याल में वो रेटरिक भी था बहुत सारा उसमें, लेकिन बहरहाल उन्होंने लेफ्ट को रिप्रेजेंट किया। भुट्टो साहब के पास कार्डर नहीं था, सबको मालूम है। सोशलिस्ट पार्टी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो जो लेनिनिस्ट मेथोडोलॉजी के जरिए ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं टाइट, उनकी उसको पता चलती है जब आपको पता लगता है कि भुट्टो साहब के पास वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। भुट्टो साहब स्कैटर्ड लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने मिल के लेफ्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा फसाड क्रिएट किया। बुरा ना मानिएगा, इसमें बहुत से मेरे दोस्त बैठे जो ज़माने के थे, लेकिन तारीख खुद बताती है कि वो सारा सब कुछ बिखर के आखिरकार और वही पार्टी जो लेफ्ट की बात की जिसने वो फ्यूडल बन गई। और उनके सारे रिफॉर्म्स भुट्टो साहब के थे वो उन्होंने स्टार्ट करने के बाद उनके अपने इक़दामात ने वो सारे फिजल आउट कर दिए, एवेपोरेट हो गए वो सारे। ट्रेड यूनियंस के अंदर भुट्टो साहब ने बाकायदा लोगों को जेलों में डाला, मजदूरों को, किसानों को लैंड रिफॉर्म्स पूरे नहीं किए, किसान जो थे वो आज तक परेशान हैं। भुट्टो साहब जो हैं वो उन्होंने ऐसे रिलीजियस ऐसी मतलब दो चार चीज़ें की, मैं लंबा नहीं जाना चाहता, जिससे बड़ा परेशानी हुई कि ये रिलीजन को कैसे ले आए पॉलिटिक्स के अंदर। भुट्टो साहब का इंडिया के साथ जो हॉस्टाइल रवैया कई दफ़ा रहा वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सारे लेफ्ट के आइडियाज़ नहीं थे एक्चुअली, ये सारा का सारा काम जो था ये उनका पीपल्स पार्टी की अपनी एक वो थी जिसके अंदर जागीरदार भी थे, सरमायादार भी थे, मजदूर भी थे, किसान भी थे, वो सब मिल मिला के थे। लेकिन एक बात फिर भी प्रिवेल करती थी जिसको मैंने पहले निशानदेही की कि भुट्टो साहब के ज़माने में रशिया खड़ा हुआ था। और आप जो मर्ज़ी कह रहे हैं, लेफ्ट मौजूद था, सोशलिस्ट भी मौजूद थे, माओस भी थे, लेनिनिस्ट भी थे, ट्रॉट्स्किस्ट भी थे, थोड़ी तादाद में थे, लेकिन ये सब मौजूद थे और अपने अपना अलम उठा के ये चलते थे। अब हम पार्टीज बनाने के सिलसिले में जब बात करते हैं, जो हमारा असल में क्वेश्चन है पाकिस्तान में, तो हमें पता ही लगता है कि उस ज़माने में ऑब्जेक्टिव कंडीशंस पार्टी के लिए बड़ी सिंपली सबके सामने मौजूद थी। एक किसान तहरीक है, मजदूर तहरीक है, रशिया खड़ा हुआ है, इतना बड़ा इमेज है, सोशलिज्म एक रोमांस की तरह लोगों के अंदर है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी सोशलिस्ट होते थे, मुझे याद है मेरे वालिद साहब बताते हैं, लॉन्ग मैन एक होती थी इंडस्ट्री वहाँ पे लाहौर में, उनके जो मालिक थे वो सोशलिस्ट थे। इसी तरह बहुत से और लोग थे जो सोशल जागीरदार सोशलिस्ट थे, जागीरदार बहुत सारे सोशलिस्ट थे। अभी देखें जागीरदार और सरमायादार का सोशलिस्ट होना इतना बड़ी अजीब बात है। ये तो इनकलाब के लिए अगर कोई काम करे तो समझ आती है, जैसे चून लाई था, लेकिन वो तो पार्टी इनकलाब के लिए भी काम नहीं करी थी, कोई रेवोल्यूशन तो नहीं आया इस मुल्क में, लेकिन वो सोशलिस्ट सारे, रोमांस था सोशलिज्म के साथ। आज के दौर में अब जब हम इस वक्त देखते हैं, ना तो कोई लखारी है इमेज जिसका हो जो सोशलिज्म की बात करे, ना कोई आर्टिस्ट है, ना कोई दानिश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग अपने अपने हलकों में पहचाने नहीं जाते, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसे इमेजेस नहीं हैं जो अवाम के अंदर पहचाने जाते हैं, जिनको अवाम जानती हो लेफ्ट के इमेजेस के तौर पे, ये मौजूद नहीं है।
कोई किसान तहरीक नहीं है, कोई मजदूर तहरीक नहीं है। इस मुल्क के अंदर कहीं पर भी सोशलिज्म को रोमांस की तरह नहीं देखा जाता। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा इंस्पिरेशन नहीं है जो रशिया से लिया जा सके। बल्कि मज़े की बात है कि हमारे जो हमारे कार्डर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और मास पार्टी भी जो बनती हैं वो भी अपना डेवलप करते हैं, तो उनके लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब वो लोगों में जाते हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के अंदर, तो उनको दो सवाल किए जाते हैं। पहला सवाल ये बताएं कि रशिया टूट गया तो आप क्या सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक एक आदमी को जीतने के लिए आपको पूरी डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, स्टडी सर्कल्स बार बार करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके एक आदमी जीता जाता है। रोमांस ही कोई नहीं है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि वो कहते हैं जनाब सब मसाइल का हल जो है वो हिंदू कहता है मेरे मज़हब के पास है, सिख कहता है मेरे मज़हब के पास है, मुसलमान कहता है हमें सब बता दिया गया है, आप क्या बात करते हैं। ये है आज का पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान में जब हम काम करते हैं एक्टिविस्ट जाके लोगों के अंदर, तो उनके सामने ये इतने बड़े दो ब्लॉक्स हैं, तो उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि हम इनसे बात कैसे करें। अब हम मासेस की बात करते हैं। मासेस होते क्या हैं? मासेस होते हैं मजदूर, किसान और तीसरी फोर्स इसको हम समझते हैं कि जो कि मजदूर और किसानों के साथ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में अंदर आती है, वो यूथ है या उसकी भी ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म जो है वो तलबा है। आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाएं, अगर किसी तालिब इल्म को ये भी पता हो कि सोशलिज्म होता क्या है, अच्छा वर्किंग क्लास में आप चले जाएं, मैं ट्रेड यूनियंस के अंदर जो 2% सिर्फ लोग हैं, सिर्फ 2% लोग हैं जो ट्रेड यूनियन, बल्कि उससे भी कम है पाकिस्तान के अंदर, जो यूनियनाइज मजदूर हैं। मैं उनके साथ जो यूनियन के अंदर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको पता नहीं होता सोशलिज्म क्या है। ट्रेड यूनियंस बेशक एक ऐसा अदारा होता है जो सोशलिस्टों के लिए इतना वो हमारा अदारा नहीं होता, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं। उसका होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मजदूरों को ऑर्गेनाइज रखना, एक जगह में जमा करना, उनके साथ बात करना, वो ट्रेड यूनियंस के जरिए ही मुमकिन होता है। अदरवाइज तो आज मजदूर स्कैटर्ड है, आप एक एक आदमी को कहाँ जाके पकड़ेंगे। तो ट्रेड यूनियंस नहीं है यहाँ पे, 2% से कम लोग ऑर्गेनाइज हैं। आप फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाते हैं, आपकी लड़ाई आखिरकार सरमायादार से शुरू हो जाती है। आप फैक्ट्री में जाएंगे किसी की, आप फैक्ट्री में जाके उससे बात करेंगे, वो तो सरमायादार है, वो कहेगा भाई ये तो मेरा रोजी रोटी पे लात मारने आ गया, तो वो आपके साथ पर्सनल हो जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी, मार कुटाइयाँ होंगी। पर आप फैक्ट्री टू फैक्ट्री मजदूरों को तो नहीं जीत सकते, वो उसके पास बड़े तरीके होते हैं, वो आपको भगा देता है, आपका कार्डर ही नहीं बनता। ये बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड पे बता रहा हूँ जो हो रहा है, मैं तो 7 साल से ही देख रहा हूँ। मजदूरों के अंदर आपका कार्डर नहीं बनता, किसानों के अंदर नहीं बनता। किसानों को तो यूनियन बनाने की इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो बेशक वो हम कहते हैं जी किसानों को ज़मीन देना और ये भी सोशलिज्म का काम नहीं है, हम तो बल्कि कलेक्टिव फार्मिंग और ये करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, किसान को इस वक्त एक मलकियत चाहिए एक ज़मीन की, वो भी हम उसकी बात नहीं करते और किसानों को हम जमा तक नहीं कर सकते एक जगह पे। हम उनसे बात क्या करेंगे सोसाइटी में। अब मैं ये बात करके वापस जब आऊँगा तो एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करूँगा मीडिया कम्युनिकेशन टूल्स की। लेकिन अभी इस पे रहते हुए किसान मजदूर आप उन तक जा नहीं सकते, चाहे आप क्लासिकल मेथोडोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, चाहे मास पार्टी के जरिए जाना चाहते हैं। आपके पास कार्डर नहीं होता, मिडिल क्लास से आपको लोग नहीं मिलते जो उधर जा सके, और उन तक जाने के लिए वो ऑर्गेनाइज नहीं है। आप उनके साथ किस तरह बात करेंगे। उसके बाद तलबा डिसइल्यूजन्ड हैं, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं, वो नवाज शरीफ साहब की तरफ जाते हैं। और याद रखें ये सब इमेजेस हैं, दे आर ऑल इमेजेस which were created either by the state itself, a state apparatus, like in the form of Nawaz Sharif Sahab, even Bhutto Sahab himself. Bhutto Sahab came into limelight when Ayub Khan supported him as an individual. इसी तरह सिवाय इमरान खान का आपको पता हुई मीडिया नहीं उनको इतना बड़ा किया। अगर इमरान खान साहब रोमन ज़माने में पैदा होते, रोम के ज़माने में, और वो यही स्किल रखते ये फास्ट बॉलिंग की, तो उस ज़माने में तो वहाँ कोई पिच नहीं थी, तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन फ़र्क थी। तो इमरान खान साहब उस ज़माने में शायद पत्थर फेंकते होते बीच के ऊपर किसी, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, वो इतने बड़े स्टार ना होते। तो ये वो इतने बड़े स्टार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ क्रिकेट होती है और हम क्रिकेटिंग नेशन है, उनके ऊपर कैमरे लगे होते हैं, वो इमेज बन गए।
ये सारे इमेजेस जो हैं जिनकी हम बात करें, ये इमेजेस बनाए गए हैं या बन गए हैं। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन तो बाद में आई है सबके अंदर। नवाज शरीफ साहब का आपको पता है कितनी पॉलिटिक्स उनको जानते थे जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे। आपको पता है भुट्टो साहब किस किस्म की पॉलिटिक्स उन्होंने की, सबको मालूम है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये सब हमारी तारीखी जबर का शिकार हैं सब के सब। इसी तरह ज़रदारी साहब को भी आप सब जानते हैं, वो सिनेमा से लेके पार्लियामेंट के हेड तक उनका जो सफ़र है। इसी तरह आप सब लोगों को देखें, ये इमेजेस इसलिए होते हैं डेवलप क्योंकि सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कुछ लोगों को उठा के ऊपर ले जाती हैं, और उन लोगों के अंदर ये पोटेंशियल होता है अगर, तो वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने, या कभी इसको कभी रीऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। जैसे ज़रदारी साहब ने अभी करके दिखाया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी बिल्कुल फ़र्क है उस पार्टी से जो पहले थी, अब वो बिल्कुल रीऑर्गेनाइज है, आपको मालूम है अच्छी तरह। तो असल में लेगेसीज जो हैं उन्हीं इमेजेस की अभी तक चल रही हैं, वही इमेजेस हैं, वही चल रहे हैं। अब हम असल बात पे आते हैं कि ये इमेजेस बनते कैसे हैं। देखें, इमेजेस जो होते हैं ना, मैं एक मीडिया का आदमी हूँ, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इमेजेस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन टूल से बनते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम बादशाहत के ज़माने में होते, उस वक्त जबकि प्रिंट भी नहीं था, तो आपको पता है इवन जो किताबें हैं ना, बड़ी बड़ी जो अपने अपने मज़हब की मुक़द्दस किताबें हैं, उनके अंदर अपने इलाकों में जहाँ वो उतरी हैं उनके इलाकों की बात तो हो रही है, वो किसी और की बात नहीं करते, इसलिए कि उनको ये मालूम ही नहीं होता था कि उस तरफ रहता कौन है, बादशाह कौन है उसका। इवन बादशाह का भी नहीं पता होता था। वो बादशाह जो अपने इलाके में जाना जाता था, वो समंदर पार किसी और मुल्क के अंदर नहीं जाना जाता था। वो अपने मुल्क में बादशाह था, उधर नहीं जाना जाता था। वो उधर से बहरी जहाज़ पे लोग चलते थे, वो वहाँ पहुँचते थे, जाके कहते थे हमारे मुल्क में ये बादशाह होता है। तो फिर पहली दफ़ा पता चलता था, अच्छा, ना उसकी किसी को शक्ल पता होती थी, ना किसी को उसका नाम पता होता था। तो आखिरकार हुआ क्या कि प्रिंट आया सबसे पहले, जिसको हम कहते हैं छापा, प्रेस। मार्क्स के ज़माने में भी प्रेस था, लेनिन के ज़माने में भी प्रेस था, एंगल्स के ज़माने में भी प्रेस था। प्रेस वाहिद टूल था, वाहिद टूल अवेलेबल था जो कि इमेजेस क्रिएट करता था। इमेजेस किस तरह क्रिएट करता था कि जो लोग प्रेस को चलाते थे, जो उसमें लिखते थे, जिनके ब्रोशर्स प्रेस के पास होता क्या था, वो छापता क्या था, पर्चा छापता था, अखबार छापता था, ब्रोशर छापता था, लीफलेट छापता था। कभी कभी मजदूरों के साथ, सॉरी ये इसको बंद करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, एक सेकंड, मुझे पहले बंद करना चाहिए था। प्रेस जो था वो इमेजेस उसने क्रिएट किए। अगर ये लोग जो सारे प्रेस में लिख रहे थे और जिनको लोग जानते थे, उनकी तहरीरों की वजह से सारा जो मार्क्सिज्म है वो तहरीरें हैं, और तहरीरें लिखने वाले लोग जो थे वो बड़े थे, उन्हीं लोगों ने लीड भी किया। अगर आप नोट करें तो ज़्यादातर जो लोग आपको लीडर्स नज़र आएंगे उस ज़माने के, बड़े बड़े नाम जो हैं वो सब लिखने वाले थे, सब लिखते थे। प्रेस उनके बारे में बताता भी था और उनकी तहरीरों के ज़रिए उनको पहुँचाता भी था आगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि रशिया के अंदर प्रेस वाहिद टूल था जो ज़ार को भी मैसर था और लेनिन को भी, बोल्शेविक पार्टी को भी मैसर था, मेंशेविक्स को भी मैसर था। प्रेस के अलावा कुछ था नहीं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेवल प्लेइंग फील्ड, सब एक ही टूल था, उसके ऊपर सब लोग प्रोपेगेट करते थे जो आइडियाज और इमेजेस, सिर्फ यही था। अगर आप आज मुझे ये कहें कि लेनिन आज होता इस वक्त, तो वो सिर्फ पर्चा छाप रहा होता या सिर्फ अखबार में लिख रहा होता। अखबार तो खैर उसको लिखने ही ना देता, आजकल कोई अखबार लिखने देता उसको, और ज़्यादा वो बड़े मोहतात हो गए हमें। तो लेनिन क्या करता, मेरा नहीं ख्याल कि लेनिन ये करता कि यही कुछ करता जो ज़माने में किया था। अब हम असल बात पे आते हैं। देखें, लेफ्ट के पास तीन चीज़ें नहीं हैं। लेफ्ट के पास इमेजेस नहीं है, ना आर्ट में है, ना लिटरेचर में है, ना पॉलिटिक्स में है। इमेजेस मैं बता दूं बार बार कि इमेजेस अपने इलाकों में नहीं, अपने सेक्टर्स में नहीं, नेशनल लेवल पे इमेजेस नहीं है आपके पास। यहाँ पे इमेजेस वही हैं जो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, और उनके साथ जो खड़े होते हैं वो भी इमेजेस बन जाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली फिनोमेना देखा है, इमरान खान साहब के साथ जो लोग खड़े हुए वो इमेजेस बन गए। वो असद उमर एक साहब हैं, वो पहले एंग्रो को चलाते थे, अब वो पाकिस्तान को चलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
तो वो एक इमेज बन गए हैं, देखा देखी। अब लोग उनको जानते हैं, पाकिस्तान में जानते हैं, ज़बिया सुमरई है, तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ हैं। इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं या खुद या वो हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस उनके लिए मौजूद होती हैं, इमेजेस अदरवाइज नहीं बनते। और इमेजेस जो होते हैं, मैं फिर वही कहूँगा, पाकिस्तान में ना वो इंडिविजुअल्स के हैं और ना पार्टीज़ के हैं। लेफ़्ट के ना तो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जिनको सब लोग जानते हों पाकिस्तान में, और ना ही लेफ़्ट के पास पार्टी मौजूद है जिसको सब लोग जानते हों। अवामी वर्कर्स पार्टी को सिर्फ मैं जानता हूँ या लेफ़्ट के थोड़े से लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब जब मैं कहता हूँ ना कोई नहीं जानता, तो मैं मतलब ये होता है कि कराची में एक ठेले वाला भी जा रहा है, एक दुकान वाला भी है, एक ऑफिस के बाहर चौकीदार भी खड़ा है। मैं वो उनसे पूछूंगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हो, कहता है MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। उसके बाद वो बाकियों का नाम लेगा, अवामी वर्कर्स पार्टी का नाम नहीं लेगा, याद रखिएगा। वो हालांकि आपने वो पार्टी बनाई है और वो मेरे दोस्त हैं सारे, मैंने उनके साथ, मैंने फारूक साहब के कैंपेन में भी जाके हिस्सा लिया। मैं तो इस मामले में बिल्कुल सेक्टेरियन नहीं हूँ। हालांकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गन, जिसका मुझे ज़रूरी है कि मैं किसी लेनिनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ, ये मुझे ज़रूरी समझता हूँ अपने लिए। तो इसलिए जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, मैं IMT के साथ हूँ, मैं उनके साथ पॉलिटिकल काम करता हूँ, मैं उनका मेंबर हूँ, मैं जो कुछ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता हूँ। लेकिन ये बात तय है कि मैं सेक्टेरियन नहीं हूँ, मैं हर एक के साथ खड़ा हो सकता हूँ। कोई भी खड़ा हो, किसी को भी खड़ा होना चाहिए हर एक के साथ, क्योंकि लेफ्ट ही नहीं है तो आपने क्या सेक्टेरियनिज्म करना है। देयर इज नो लेफ्ट इन पाकिस्तान। लेफ्ट ओवर है ही नहीं। आप किसी आदमी से पूछें लेफ्ट क्या होता है, किसी से पूछें मासेस में जाके, आप मास पॉलिटिक्स करना चाहते हैं ना, मासेस को आपका ही नहीं पता आप कौन है, तो आप कैसे मास पॉलिटिक्स करेंगे। तो वो तो दोनों मेथड्स हैं जो हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, टाइट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद उसका कार्डर बिल्ड होने का इंतजार किया जाए, और फिर इंतजार किया जाए कि ऐसे वक्त आएगा कि फिर ये एकदम बड़ी हो जाएगी मासेस में। ये भी मेरी नाक़िस राय में ये होने वाला नहीं है। उसको भी मुआशरे में सेंसिटाइजेशन चाहिए, सेंसिटाइजेशन सोशलिस्ट आइडियाज़ पे, उसको भी ग्रो करने के लिए चाहिए। और जो अवामी पार्टीज बन रही हैं, जो मासेस में जाना जा रही है, उनको भी सेंसिटाइजेशन चाहिए। और यह चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस मास पार्टी बन जाएंगी जिनका कार्डर बड़ा स्ट्रांग होगा, जो कि बड़ा अच्छा तरीका है, उनको भी सेंसिटाइजेशन मिलेगी तो वो होंगी। और अगर कोई मास पार्टी अपने आप को अनाउंस करके किसी तरीके से सेंसिटाइज्ड मुआशरे के अंदर अनाउंस करके कार्डर बिल्डिंग बाद में करना चाहेगी, जो दूसरा तरीका है, वो भी सेंसिटाइजेशन के बगैर नहीं हो सकता। ये मेरा एक केस है यहाँ पे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और मैं थोड़ा सा और बोलूँगा कि पाकिस्तान में वी नीड टू क्रिएट इमेजेस, वी नीड टू क्रिएट कार्डर्स, वी नीड टू हैव as much funds as are needed in that socialist progressive जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में हमें वर्किंग क्लास मूवमेंट्स के अंदर भी इंटरवेंशंस करनी है, जो कि हो ही नहीं रही। ये तो बड़ा डिस्मल सिचुएशन है। अब मुझे नहीं समझ आता कि हम कैसे लेफ्ट करते हैं, जब हमें कोई जानता नहीं, हम लेफ्ट करते हैं। और हम समझते हैं कि मुआशरे में हम हर जगह मौजूद हैं, हम कहीं भी मौजूद नहीं है, हम हैं ही नहीं। नोबडी नोज अबाउट अस, अबाउट आवर आइडियाज। ना यूथ को पता है, ना यूथ इज नॉट इवन बॉदर्ड टू आस्क वेदर व्हाट इज योर आइडियोलॉजी। उनको सुनना ही नहीं है, वो उनको अपने काम होते हैं, करियरिस्ट होते हैं ज़्यादातर। रोमांस कोई नहीं है, रशिया भी ख़त्म हो गया हुआ है, उनके तो बल्कि सवालात होते हैं आपके साथ। मैं ये समझता हूँ कि इमेजेस जो हैं वो इन प्रोपेगेशन टूल्स के साथ बनेंगे जनाब। ये जो प्रोपेगेशन टूल्स हैं, ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो आपकी सेंसिटाइजेशन करेगी इस सोसाइटी में, और वो सेक्टेरियन बुनियादों पे नहीं हो सकते। वो माओइस्ट, लेनिनिस्ट, ट्रॉट्स्कीइस्ट, स्टालिनिस्ट वो नहीं कर सकते, वो सब मिलके करना पड़ेगा हमें। अगर हम सोशलिज्म के साथ वाकई, इस फलसफे के साथ हम वाकई सिंसियर हैं, तो हमें एक सेंसिटाइजेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है, हिस्टोरिकल टास्क है। और ये हिस्टोरिकल टास्क, प्रोपेगेंडा टूल्स जो हमें अवेलेबल हैं, सारे कम्युनिकेशन टूल जो अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज हम रेटरिक बोलते रहेंगे लेफ्ट का, हमें कोई नहीं सुनेगा। और वो कैसे होगा? वो सेक्टेरियन बुनियादों पे नहीं हो सकता।
हमें वी नीड ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम वो वाला कार्डर भी बिल्ड करें जो इस सोसाइटी में घुसे, अंदर जाए, इस आइडियाज़ के साथ, इस आइडियोलॉजी के साथ कि एक सोशलिज्म भी एक चीज़ होती है, ये एक मुतबादल है पूरा, ये तो पूरी दुनिया का सिस्टम जो चल रहा है इतना कैलस, जो कि इंसानों का बेड़ा गर्क बर्बाद कर रहा है उनको, ये उसका रिप्लेसमेंट है। हम उस आइडिया के साथ जब तक मासेस में नहीं जाएंगे वो हम नहीं कर सकेंगे। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी लेफ्ट की, वो उसके बाद बनेंगी। अब ये मैं इस पे जितनी मर्जी मेरे से कोई डिबेट करना चाहे मैं उसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस पे मुत्तफिक हूँ। बीइंग अ मेंबर ऑफ IMD, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होते हुए, बीइंग अ सिंपथाइजर ऑफ ऑल द अदर लेफ्ट पार्टीज, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ अवामी वर्कर्स पार्टी, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ फारूक तारिक साहब लेबर पार्टी, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ मंटो साहब वर्कर्स पार्टी, एंड बीइंग अ सपोर्टर ऑफ अवामी पार्टी ऑफ हसन नासिर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे इस मुल्क में जब तक हम लेफ्ट के आइडियाज़ को प्रमोट नहीं करेंगे। और लेफ्ट के आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए हमें एक अलहदा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। अब हम क्यों नहीं कर सकते उसको सोशलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म से? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं ना कि ये काम तो हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म से, और हम चाहे मास पार्टी पहले अनाउंस करें और बाद में कार्डर बनाएं, या पहले हम कार्डर बनाएं उसके बाद मास पार्टी अनाउंस करें, दोनों सूरतों में ये हमारी पार्टी भी तो कर सकती है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं हम क्यों नहीं कर सकते। एक आंसर है उसका सिर्फ, वो आंसर है हमारे पास फंड्स नहीं है। वी डोंट हैव एनी फंड्स फॉर दैट। अगर हमारे पास फंड्स होते, यहाँ मेरे बड़े बड़े दोस्त हमारे सीनियर्स बैठे हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है, अगर हमारे पास फंड्स होते तो हम ये कर चुके होते। अगर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती, फिल्म्स, रेडियो, टेलीविज़न, मीडिया को सारा इस्तेमाल करना, रेडियो, सोशल मीडिया, गूगल के ऊपर हम चीज़ें ख़रीद सकते वगैरह वगैरह, तो हम ये बहुत पहले कर चुके होते। ये हम कर नहीं सकते एक्चुअली, सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर सकते। इसीलिए कई दफ़ा हमें NGOs बनानी पड़ती हैं, और कई दफ़ा जब हम NGOs में फंस जाते हैं तो फिर हम NGOs में ही फंस जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमने उनका एजेंडा टो करना होता है, और वो भी हमारा हम पे तारीखी जबर है। क्या करें, बहुत से लेफ्ट के लोग जो हैं वो NGOs चलाते हैं, और वो हमारे दोस्त हैं और हम समझते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। जब मैं ख़त्म करूँगा तो मैं उनको इसमें लेके आऊँगा। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो रेनेगेड्स हो गए हैं, जो ये कहते हैं यार ये सोशल डेमोक्रेसी तक ही रहे, सोशलिज्म की बात ना करें। हम उनके साथ भी चल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, जो पॉलिटिकल नहीं है बल्कि सेंसिटाइजेशन का प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, ट्रेड यूनियंस जो हैं, ट्रेड यूनियंस इज नॉट अ सोशलिस्ट ऑर्गन। ट्रेड यूनियंस एक सोशल डेमोक्रेटिक ऑर्गन भी है। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको तमाम सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स, कैपिटलिस्ट पैराडाइम में रहने वाले तमाम वो लोग जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं और कैपिटलिज्म को ग्रो करवाते हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए ट्रेड यूनियंस ज़रूरी हैं। हमारे लिए भी ज़रूरी हैं। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे हम आपस में खींचातानी करते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे को खींचते हैं, टग ऑफ वॉर होती है। ट्रेड यूनियंस, चाइना का सबसे बड़ा कंटेंशन जो है सब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ वो ये है कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कहता है कि चाइना में ट्रेड यूनियंस क्यों नहीं है भाई, ट्रेड यूनियंस बनाओ यहाँ। और चाइना कहता है हमने नहीं बनानी, हम नहीं बनाते भाई ट्रेड यूनियंस। और ट्रेड यूनियंस इसका मतलब है कि उनको भी वारा खाती हैं। देखें, इस मुल्क के अंदर ट्रेड यूनियंस पे काम होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर यूनियनाइजेशन के ऊपर काम होना चाहिए, जो सोशलिस्ट पार्टीज नहीं कर सकती, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टीज का जो एजेंडा होता है वो इतना रेडिकल होता है, इतना रेडिकल होता है, और वो होना भी चाहिए कि वो उसमें घुस ही नहीं सकती। ये वो कैसे सोशल डेमोक्रेटिक लोगों के साथ कैसे खड़ी होंगी, सोशल डेमोक्रेसी की जितने मुल्क हैं उनके साथ कैसे खड़ी होंगी, या ट्रेड यूनियन जो बाहर की हैं वो उनके साथ क्या बात करेंगी कि हम इधर क्या करना चाहते हैं। अगर नॉर्वे की कोई या स्वीडन की ट्रेड यूनियंस हैं तो वो तो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, वो आपको क्यों पैसे देंगे आपकी ट्रेड यूनियन बनाने के लिए? वो नहीं देंगे आपको पैसे, और देते भी नहीं है। हम कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस वही चलता है, वही वाला पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है जिसके अंदर चलने की अहलियत होती है। आप याद रखें, डी जनरेशन उस वक्त स्टार्ट होती है, मेरे यंग दोस्त जो हैं मैं उनको बताने लगा हूँ, डी जनरेशन ऑफ आइडियाज, डी जनरेशन ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गन और अ पार्टी ओनली स्टार्ट्स
व्हेन द ग्रोथ स्टॉप्स। इसकी और कोई वजह नहीं होती। जब ग्रोथ स्टॉप होती है, जिसके रीजंस मैंने बताए, इमेजेस नहीं है, फंड्स नहीं है, मूवमेंट्स नहीं है सोसाइटी में, तो जब ग्रोथ ही नहीं होती तो डीजनरेशन स्टार्ट हुई, आपस में लड़ते हैं लोग, छोटी छोटी बातों पे, फ्रोई बातों पे लड़ते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार ख़त्म हो जाती हैं या वो डिसमेंटल हो जाता है सारा का सारा अपरेटस जो होता है। तो हम फिर वापस वहीं पे आएंगे, ट्रेड यूनियंस की हम बात कर सकते हैं एक जॉइंट बड़े प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक बड़ा वो कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन एक सोशल डेमोक्रेटिक इशू है, सिर्फ सोशलिस्ट इशू नहीं है। इसी तरह की हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम लिबरल्स को, सोशल डेमोक्रेट्स को, जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको अपने साथ मिला के उन लोगों के लिए, क्योंकि आखिरकार तो हमने मजदूर को ज़्यादा खुशहाल करना है ना। अब एकदम हम मजदूर को मत नहीं बना सकते, तो मजदूर को फैसिलिटेट कर सकते हैं ना। इस टाइम पे हमारे ट्रांजिशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? किसी भी सोशलिस्ट पार्टी के ट्रांजिशन प्रोग्राम ये होता है कि जनाब इस टाइम पे हम मजदूरों को इतने पैसे दे सकते हैं, इतने नहीं, इतने होने चाहिए। तो हम कहते नहीं है। तो अब हम अगर एक प्लेटफॉर्म पे सारे आके, एक बड़े प्लेटफॉर्म, सेंसिटाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे आके, जिसके बहुत सारे फिर तरीके होंगे जिस पे हमने बहुत काम किया, अगर हम ये बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ करते हैं, हम उसको ट्रेड यूनियंस बनाने की बात करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो ठेकेदारी निज़ाम है और जो मजदूरों को जिस तरह इस्तेसाल उनका होता है उसकी बात करते हैं। बल्दिया में जो कुछ हुआ, जो सेफ्टी ना होने की वजह से उनका, उसके बाद EOBI आज तक उन मजदूरों का है ही नहीं, तो उनको नहीं मिला, ग्रेचुटी उनकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनके पास। हम इनकी बात कर सकते हैं, हम किसानों की यूनियन बनाने की बात कर सकते हैं इस मुल्क में। हम सिर्फ सोशलिस्ट नहीं कर सकते, वो थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, लेकिन ये सब चीज़ें, ये सोशल डेमोक्रेटिक इश्यूज भी हैं, ये प्रोग्रेसिव्स का इशू भी है, ये लिबरल्स का इशू भी है, ये सबका इशू है। तो हम लोग तो उसमें जाते नहीं, हम सेक्टेरियन हो गए हुए हैं। पहले हम सोशलिस्ट सेक्टेरियन है, सोसाइटी से कट चुके हैं। हालांकि हमने शुरू में कहा कि ये तो तारीखी जबर है यार, किसी इंसान के घर में सोशलिज्म की किताबें होती हैं, वो सोशलिस्ट हो जाता है। किसी इंसान के घर में कोई और किताबें होती हैं, वो हो जाता है। तो आप लोगों से नफरत करते हैं इस बात पे कि ये ऐसा क्यों है, वो इस तरह ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि इट इज नॉट द आइडियाज विच मेक मटेरियल कंडीशंस। आइडियाज या जैसे कहते हैं ना, सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो एक पैदावार है मटेरियल कंडीशंस की। तो हम इसको अप्लाई क्यों नहीं करते सोसाइटी पे? इस सोसाइटी के अंदर तमाम लोग अपने अपने रुझानात के साथ पैदा हुए हैं। जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में दो चीजें इनहेरिट करते हैं। एक चीज उस घर के अकीदे, उसमें रिलीजन भी आता है, ट्रेडिशंस भी आती हैं, इलाके की ट्रेडिशंस भी आती हैं, सब आती हैं। वो उन चीज़ों पे लड़ रहे हैं जो चीज़ें हैं ही नहीं। जब तक सोसाइटी के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, हमारे आइडियाज की वैलिडिटी प्रूव नहीं होगी। हम आइडियाज की वैलिडिटी प्रूव नहीं होगी तो हम कहीं भी खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक। तो मैं वापस आता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमने जो ये फ्रंट बनाया है, ऐसे एक्चुअली तो उसका नाम है यूथ, इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट। इसको इंटरनेशनल ये क्यों है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सोशलिज्म एक इंटरनेशनल आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म क्योंकि कैपिटलिज्म इन एसेंस, इन फॉर्म, इन कैरेक्टर, कैपिटलिज्म एक ग्लोबल सिस्टम है, तो उसको जो रिप्लेस सिस्टम करेगा वो भी ग्लोबल सिस्टम होगा तो करेगा, और वो एक सेक्लूजन में नहीं करेगा। हम करेंगे जगह जगह इनकलाबात, अपनी अपनी जगह पे लोग काम करेंगे, लेकिन एक इनकलाब दूसरे इनकलाब को जन्म देगा, हम ये समझते हैं। और रिसेशन के बाद तो हम ये समझते हैं कि अगर एक भी बड़ा इनकलाब सही खतूत पे किसी भी मुल्क में आ जाए तो वो इतना इन्फेक्शियस, इतना कंटेजियस होगा कि वो बॉर्डर्स उसके लिए कोई अहमियत नहीं होंगे, वो आगे से आगे जाएगा, क्योंकि वर्किंग क्लास आखिरकार एक ही है। इस प्रोडक्टिव पूरे जो हमारा हमारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, हमारा प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे के सारे कैपिटलिस्ट हैं और ये कुछ लोगों के हाथों में। और जब हम कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन, तो जाहिर बात है वो सोशलिज्म ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो इसलिए तो पक्की बात है, ये ग्लोबल ही होगा तो होगा, दुनिया का फैसला नहीं होगा, अदरवाइज पूरी दुनिया में सोशलिज्म आएगा तो होगा। लेकिन ऑफ कोर्स हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। हम पाकिस्तान में स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए इंटरनेशनल इसलिए है ये इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट। फिर दूसरा फ़ायदा में ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं ये अमेरिकन है,
डॉक्टर साहब को आज मैं अगर पूछूँ, बुरा ना माने कि डॉक्टर साहब मेरे हमारे ये सबसे सीनियर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और हमने इनसे बड़ा सीखा है। एनएसएफ के बहुत पुराने कारकुन थे और आज तक सोशलिस्ट आइडियाज़ को अपने अंदर दबा के जज़ब करके बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब से अगर आज मैं पूछूँ कि भाई डॉक्टर साहब आप पाकिस्तानी हैं या अमेरिकन, तो कहेंगे यार मैं पाकिस्तानी हूँ पहले या फिर बाद में अमेरिकन हूँ, मेरा ख्याल है, जो एक आम आदमी कहेगा। तो मैं उनसे कहूँगा यार लेकिन देखें, अगर आपके पास 2 पासपोर्ट्स हैं, एक देना पड़े तो कौन सा देंगे? तो ये पाकिस्तानी दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये अमेरिकन है। और ये सोशलिस्ट अमेरिकन भी हो सकता है, सोशलिस्ट ब्रिटिश भी हो सकता है, सोशलिस्ट पाकिस्तानी भी हो सकता है, सोशलिस्ट इंडियन भी हो सकता है। और सोशलिस्ट अगर हमारे दोस्त, हमारे लोग इंग्लैंड में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, हमारे लोग मस्कत में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, हमारे लोग हर जगह बैठे हैं जो लेफ्ट के थे और इतने बड़े ज़बरदस्त लोग जो इनकी मैं बात करूँ मुझे इंस्पिरेशन देते हैं ये, तो हम इन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जब, तो ये हमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। मेरे पास अभी इंग्लैंड से लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी ट्रेड यूनियन इंग्लैंड के अंदर जो है उसके अंदर पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, आप उनके साथ बात करें, हम ट्रेड यूनियन के साथ आपको डायरेक्ट आपके साथ लिंकेज करेंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो हमारे पाकिस्तानी हैं जो अपने आप को ब्रिटिश पाकिस्तानी कहते हैं। तो इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर मूवमेंट का इंटरनेशनल होना इसलिए ज़रूरी है कि हम समझते हैं कि हम पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को सबसे पहले हम टैप करेंगे और वो पाकिस्तान के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, और उसके बाद हम दुनिया में और भी जहाँ जहाँ पे भी हम जा सकते हैं हम जाएंगे, क्योंकि हमारा फिर मसला वही है, हमारे में ग्रोथ के लिए, सेंसिटाइजेशन के प्रोसेस के लिए आखिरकार हमें फंड चाहिए। फंड्स के बगैर तो पेट्रोल हमारी गाड़ी में नहीं पड़ता। जो यहाँ तक आप सब लोग आए हैं तो पेट्रोल खर्च करके आए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये ब्रोशर छापने में पैसे नहीं लगते? आपका ख्याल है कि गाना बनाने में, फिल्म बनाने में पैसे नहीं लगते? डॉक्यूमेंट्रीज में, चैनल खड़ा करने में जो हमारा ख्याल है कि हमें करना चाहिए, रेडियो, सोशल मीडिया के ऊपर हमें जाने के लिए पैसे नहीं लगते? सब पे पैसे लगते हैं। तो हमें फंड्स रेज करने हैं जो सोशलिस्ट पार्टीज नहीं कर सकती। मैंने आपको बता दिया उसकी रीजंस। सोशलिस्ट पार्टीज को फंड नहीं मिलते, सोशलिस्ट पार्टी को सिर्फ सोशलिस्ट फंड देते हैं, और वो जितना देते हैं वो भी आपको पता है, $10, $50, हमें तो पता है, मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वो ज़्यादा देते नहीं हैं। जबकि इस काम के लिए जो हम करना चाहते हैं, इसमें हर किस्म के लोग जब अंदर आएंगे तो उसमें ऐसे लोग भी हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ट्रेड यूनियन तो बनाओ इस मुल्क में। हमने तो ट्रेड यूनियन से अपना काम लेना है, हमने सोशलिस्ट काम लेना है, लेकिन वो तो ट्रेड यूनियन बनाने के हक में है, तो उनसे पैसे लेना भाई, इंडिविजुअल से लें। ट्रेड यूनियन तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है ना जो कैपिटलिस्ट ऑर्गन हो, कैपिटलिस्ट पैराडाइम के अंदर है, खुद तो कैपिटलिस्ट नहीं है, वो तो ट्रेड यूनियन है, मजदूरों की यूनियन है। उनसे क्यों नहीं पैसे लेते आप? इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, स्वीडन में है, पूरी दुनिया में है, आप उनसे कैसे पैसे लेंगे? सोशलिस्ट पार्टी नहीं ले सकती, आप याद रखिए, वो नहीं देंगे आपको पैसे। इसी तरह बहुत सारे इश्यूज हैं, फंड्स आपको नहीं मिलते, मैंने आपको कहा इमेजेस आप डेवलप नहीं कर सकते इस मुल्क में। इमेजेस, मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा अपने उस्ताद डॉक्टर लाल खान को कहा, मैंने कहा 1 साल पहले, मैंने कहा डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मैंने ये काम करना है। उन्होंने मुझे कहा कोई ज़रूरत नहीं करने की, छोड़ो उसको। मैंने क्यों, क्या ज़रूरत है इसमें काम करते हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब बात आप ठीक कर रहे हैं, मैं भी इसका मेंबर इसीलिए हूँ कि एक टाइट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कार्डर होना चाहिए, और हमारा बेहतरीन कार्डर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, सारे कांग्रेसेस में जाके काम करता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सेंसिटाइजेशन के अमल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो रोल है वो ये है कि पाकिस्तान में 16 करोड़ मुझे लोग जानते हैं, तो अगर मैं 16 करोड़ 18 में से 16 तो मेरा हुस्न ज़न है कि मुझे जानते ही हैं। अगर 16 करोड़ मुझे लोग जानते हैं और मैं सोशल आइडियाज़ पे खड़ा हो जाता हूँ, जो कि मेरा फैसला है, मुझे तो नुकसान होगा बड़ा। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ नुकसान क्या है। मुझे नेस्ले मेरे से कोई शो नहीं करवाएगा, मुझसे मेरे साथ कोई बैंक मेरे साथ काम नहीं करेगा, मैं एड्स नहीं कर सकूंगा लोगों के, मेरी सारी जो इनकम है जो है वो सारी की सारी कॉर्पोरेट के साथ है। याद रखिए, मैं एक पाकिस्तान का एक सफ़े अव्वल का पॉप आर्टिस्ट हूँ जो कि यही काम करता है, हमारा काम ही कॉर्पोरेट्स के साथ है टोटल। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें पैसा कॉर्पोरेट्स का होता है, शायद आपको नहीं मालूम हो। अच्छा, दूसरी कॉर्पोरेट भी हमारे साथ काम करती है, आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है जिसको 25% इकोनॉमी है इस मुल्क की, वो भी हमारे साथ काम करती है। इस मुल्क के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो
कर्नल्स हैं आर्मी में इस मुल्क के अंदर, जो बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रेसलिस्ट हैं इस मुल्क के अंदर, जागीरदार हैं, वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आर्टिस्ट को करते हैं। वो कितना अच्छा यार, ये मेरे बच्चे को आप बड़े पसंद है, ऑटोग्राफ दे दें। मुझसे ऑटोग्राफ तो नहीं लेंगे वो दोबारा। मेरी तो टोटल जिंदगी जो है वो चेंज हो जाएगी भाई जब मैं ये काम शुरू करूंगा, आप याद रखिए। लेकिन ये काम किसी ना किसी को तो करना है, और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो खड़ी नहीं कर रहा। मैं तो नहीं समझता कि मैं पॉलिटिकल पार्टी मैं खड़ी कर सकता हूँ, मैं हूँ ही नहीं इस काबिल मैं पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दूँ। हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी में काम शुरू कर सकता हूँ। और ये जो इमेज मेकिंग हम करना चाहते हैं लोगों की, वो तो बड़ी आसान हो जाएगी। अगर मुझे कोई लोग समझते हैं ये सोशल आइडियाज का आदमी है, और हम जो टूल डेवलप करेंगे जिसमें हम आने वाले हैं, ख़त्म जब मैं करूँगा, टूल जो डेवलप करेंगे तो 7 लोग जो खड़े होंगे वो मेरे साथ खड़े हैं। ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये बंदा भी है। किसी आदमी ने सारी उम्र तो रहना नहीं है, क्या पता कल मैं मर जाऊँ या मेरे साथ जो खड़ा था वो मर जाए। लेकिन वो जो इमेजेस डेवलप होंगे वो सारे के सारे सोशलिस्ट इमेजेस होंगे। उनमें कोई माओइस्ट भी हो सकता है, उसमें कोई सालनिस्ट भी हो सकता है, उसमें कोई नया कार्डर भी हो सकता है, उसमें कोई पुराना आदमी भी हो सकता है। तो मैंने तो अपने आप को जनाब पेश कर दिया। ये सबसे मुश्किल काम है। टाइट ऑर्गेनाइजेशन में रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं यार ये पागल जैसे हैं, ये उनका ख्याल यही है। हालांकि पागल नहीं है हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। वो तो पागल जैसे पता नहीं क्या करते फिरते हैं, ऐसे एक जगह पे बैठ के तो आपस में सोशलिज्म की बातें करके डिस्पर्स हो जाते हैं। उनको नहीं पता हमारे पास क्या चीज़ है। हमारे पास वो चीज़ है जो दुनिया की किस्मत बदल सकती है, पूरे इंसानों की किस्मत बदल सकती है, लेकिन लोगों को नहीं पता। इसलिए हम भी आराम से अपना काम भी करते रहते हैं, पैसे भी कमाते हैं। मेहनत सारी जहाँ के मेहनत कशो उठो के वक्त आया वो भी गा देते हैं साहब। लेकिन जब आप एक दफ़ा सोसाइटी में मास सेंसिटाइजेशन के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो फिर आपको बाकायदा साइडलाइन किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, आपकी इनकम ख़त्म हो जाती है। आपको वो अपने में से नहीं देखते, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी होता है कि सब लोग जानते होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने तो अपने को पेश कर दिया। अब मसला ये है कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करना चाहती है आखिरकार। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा मशीनरी, कम्युनिकेशन टूल्स और प्रोपेगेंडा मशीनरी इस मुल्क के अंदर सेंसिटाइजेशन के अमल के अंदर जाना चाहती है, जो कि मैंने क्यों पेश किया अपने आप को, मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा था। और याद रखें, मैंने फिर कहा था आपको, हम लोग तो इस मीडिया के बनाए हुए इमेजेस हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मेरे से बेहतर गाने वाले लोग घरों में बैठे हुए, उनको मुझे तो गाना नहीं आता, उनको इतना आला गाना आता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब अगर 300 साल पहले भी आप चले जाएं तो वो उनका कोई मुकाम ना होता इस दुनिया में, वो जितनी मर्जी फास्ट गेंद कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट नहीं मौजूद होनी थी। तो ये सारे इमेजेस जो हैं ये आज के इमेजेस हैं, ये बन चुके हैं। तो ये जो इमेजेस बाकी हैं वो स्टेट ने बनाए हैं, आपके बड़े बड़े इमेजेस जो लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं। तो देखें, इमेजेस ही इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त हमारे लिए, दोनों चीज़ों के, लेफ्ट के भी इमेजेस इंडिविजुअल्स और लेफ्ट की पार्टीज़ के इमेजेस भी। ये दोनों इमेजेस आपको चाहिए, ये दोनों इमेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ये आपको इन्हीं टूल्स के ज़रिए क्रिएट करने पड़ेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम फिल्म भी बनाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, हम थिएटर भी करेंगे, हम लोगों को हम कार्डर बनाएंगे, वो वाला जो सेंसिटाइजेशन का कार्डर होता है। और अगर इस कार्डर ने इस मुल्क के अंदर ये मसला शुरू कर दिया सेंसिटाइजेशन का, तो आप बिलीव करें, एक बड़ी सोशलिस्ट पार्टी जिसका बेहतरीन कार्डर होगा उसको बनने से कोई नहीं रोक सकेगा इस मुल्क के अंदर। और ये हमारा पक्का फैसला है कि हम सब लोगों का जो हम एक प्लेटफॉर्म पे कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका है तो वो हमारे साथ डिस्कस कर ले, हमें कोई तरीका नज़र नहीं आता। तो इसलिए एक तो ये हमने काम करना है, वर्किंग क्लास के साथ हम इंटरवीन कर रहे हैं। हम इसी, अब जो लोग हमारे साथ आते हैं, हम जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, हम जाते हैं यूथ के अंदर, हम जगह जगह जाके उनके साथ बातचीत करते हैं। मेरे साथ दोस्त होते हैं, वो दोस्त जो होते हैं वो मेरे साथ होते हैं, उसके बाद वो उनसे इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। हम वो लोग निकालते हैं जो लोग बाद में हमारी तरफ से मासिस में जा सकें, दो जगह पे, एक मजदूरों में और एक किसानों में। तो ये लोग, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, मजदूरों और किसानों के अंदर।
और मजदूर किसान कैसे हमें मिलेंगे, क्योंकि हम उनकी इश्यूज़ की बात करने लगे हैं। हम थोड़े अरसे के बाद इधर ट्रेड यूनियंस की बात करेंगे, हर सूरत में करेंगे, हमने इकट्ठे होकर करनी है सबने मिल के। इस पर किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है, इस बात के ऊपर किसी को कोई इतराज़ हो तो ये इसमें मुझे बताएं। जब कंसेंसस है तो हम ये 3-4 काम अगर कर लें, हमारा पूरा एक लाए अमल है, हम जो करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपको हम दे देंगे भी, हमारे पैम्फलेट्स हैं जो हम इस वक्त दे रहे हैं लोगों को, हमारे 4 फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म हम बना चुके हैं, हम मजदूरों किसानों को दिखाएंगे। इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, LQM के साथ हम इंटरवेंशन कर रहे हैं। अंजुम मुजाहिरीन तो ऐसे ही ख़त्म हो गई है, जो छोटी सी मूवमेंट हुई थी, लेकिन उनके साथ भी हम राब्ते में होते हैं। हम स्टूडेंट्स और यूथ के साथ काम कर रहे हैं, हम अपना कार्डर बिल्ड कर रहे हैं जो सेंसिटाइजेशन इस मुल्क में कर सके। हम एक TV प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं और चैनल से बात होगी हुई है। हम वो प्रोग्राम, रेडिकल प्रोग्राम, बिल्कुल रेडिकल, चाहे वो सोशलिज्म का नाम हम लें या ना लें, लेकिन हम बात क्लास की करेंगे, क्लास क्वेश्चन की बात करेंगे, वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये पहली सफ़ में लोग बैठे हैं, मैं यूसुफ आसिफ साहब, जावर साहब, बहुत सारे और दोस्त हमारे, उस्मान बलोच साहब, ये इन सब का बहुत शुक्रिया कि ये इधर तशरीफ़ लाए हैं। ये बहुत का दावर शख्सियात हैं और ये भी उसी ज़माने के इमेजेस हैं जिस ज़माने में रशिया भी था, जिस ज़माने में रोमांस भी था, जिस ज़माने में मजदूर भी थे, जिस ज़माने में ट्रेड यूनियंस भी थी, जिस ज़माने में किसान भी थे, जिस ज़माने में दानिश्वर भी थे, जिस ज़माने में आर्टिस्ट भी थे, जिस ज़माने में सिंगर्स भी थे, जिस ज़माने में लिटरेचर प्रोड्यूस करने वाले लोग भी थे। ये सब वहाँ के लोग हैं। ये भी हिस्टोरिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सामने आई हैं, हमारे सामने बैठे हैं। इनके लिए क्लैप करें कि हमारे सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि अगर ये नहीं होते, डॉक्टर शाम ना होते तो मैं भी ना होता, ये आप याद रखिए। एक दफ़ा मैं डॉक्टर साहब का बैठा था, डॉक्टर लाल खान साहब मेरे साथ, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा अगर लेनिन ना होता तो मार्क्स की किताबें जो हैं, मार्क्स की किताबें वो कहीं ज़मीन में दफन कर दी होती लोगों ने, उसके ऊपर गर्द आ चुकी होती, दोबारा लिखनी पड़ती है। और आपको पता है ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत हो भी जाए। ये तो हम तो मटीरियलिस्ट हैं, हम नहीं समझते कि ये होना ही होना है। तो लेनिन ने जो किया था, लेनिन को सलाम है कि उसने एक इनकलाब कर दिया और हम उस पर खड़े हैं कि हाँ यार ये हो सकता है भाई, ये पॉसिबल है। और उसके बाद चाइना में भी हुआ, उसके बाद क्यूबा में भी हुआ, सबको मालूम है, हर जगह इसी ज़ील, इसी फर्वर के साथ हुआ और लोगों ने करके दिखाया। वो सिर्फ फ़लसफ़ा था, वो फ़लसफ़ा भी इम्पोर्टेंट था, उसकी एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट थी। तो इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ हमारे पुराने दोस्त भी बैठे हैं, सीनियर्स भी बैठे हैं, आज के लोग भी बैठे हैं, यूथ भी बैठी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप हमारे मेंबर्स बने और आप हमें अपनी जो जितनी भी एडवाइस है, सजेशंस हैं वो दें। हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह सोसाइटी के अंदर घुस सकते हैं अपने आइडियाज़ लेके, हम किस तरीके से अपने इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि टूल्स मौजूद हैं इस वक्त, हम उनको यूज़ नहीं कर रहे। लेनिन ना होता अगर प्रिंट ना होता, ये आप याद रखिए, लेनिन वाज एन इमेज, प्राइमरीली लेनिन वाज ओनली एन इमेज। लेनिन बोल्शेविक पार्टी का मेंबर भी ना होता अगर प्रिंट ना होता, बोल्शेविक पार्टी इसको मानती भी ना लेनिन अगर वो प्रिंट ना होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ट्रोट्स्की क्या था, ट्रोट्स्की की किताबें हैं। ट्रोट्स्की कोई मसल तो नहीं दिखाता था ऐसे करके कि मैं बड़ा मस्कुलर आदमी हूं, मेरे में बड़ी जान है, या ट्रोट्स्की को तेज दौड़ तो नहीं लगाता था। वो एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, वो एक साहब थे, उन्होंने किसी को कहा कि किसी का गाना सुना, बड़ा अच्छा गाना उसने गाया, तो उन्होंने कहा यार आप भी अब जरा कुछ सुनाएं। उसने कहा यार गाना तो मुझे नहीं आता, तुम ऐसा करो मेरे साथ दौड़ लगा लो। तो देखें बात ये है कि ये कोई पहलवान नहीं थे, ये लोग जो थे ये सिर्फ और सिर्फ इमेजेस थे और इमेजेस अपने काम के ऊपर थे। लेकिन अगर प्रिंट ना होता तो कुछ ना होता। मैं आपको बड़ी एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। अच्छे लोगों के भी इमेजेस होते हैं, बुरे के भी होते हैं। बड़े लोग बुरे भी होते हैं, बड़े लोग अच्छे भी होते हैं। हम कहते हैं बड़े लोग, बड़ा होता है जिसका इमेज बहुत बड़ा होता है। हिटलर बहुत बड़ा इमेज है, इसने करोड़ों लोगों को मरवा दिया। सिर्फ 2.7 मिलियन लोग तो रशिया के मरे थे। आप सोच सकते हैं 2.70 करोड़ आदमी हिटलर की वजह से। लेकिन हिटलर बहुत बड़ा इमेज है, आप की हिस्ट्री के अंदर उसकी प्लेसमेंट, उसकी प्रेजेंस आप निगेट नहीं कर सकते, वो मौजूद है वहां पे। वो क्या है हिटलर? हिटलर कोई वर्ड ऑफ माउथ नहीं है भाई, पूरी दुनिया में सेंसिटाइज किया गया था हिटलर के जरिए। वो क्या था? फाशिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था।
इसी तरह ये तमाम जो इमेजेस होते हैं ये क्रिएट अपने अपने ज़माने में ऑब्जेक्टिव कंडीशन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशन में मीडिया कम्युनिकेशन टूल्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वही इन लोगों को बनाते हैं। टैलेंट, मेहनत, ये सब बाद में आता है। तो मैं एक पर्टिनेंट एग्जांपल आपको देता हूँ मेरे फील्ड की। मेहदी हसन साहब जो थे ना, मेहदी हसन साहब ऐसे आदमी हैं जो दुनिया के अंदर, मैं सिर्फ इसलिए करने लगा हूँ ताकि मैं अपने केस को ख़त्म कर दूँ इसके बाद, दुनिया के अंदर मेहदी हसन साहब हम समझते हैं गाने वाले, उन जैसा आदमी नहीं पैदा हुआ। मेहदी हसन साहब को भी मीडिया चाहिए था। मेहदी हसन साहब ना होते। और अब इसकी जिद देख लीजिए कि मेहदी हसन साहब भी पीटीवी से प्रोजेक्ट हुए और मैं भी पीटीवी से प्रोजेक्ट हुआ। इमेजेस अच्छे बुरे दोनों को मीडिया चाहिए होता है। तमाम इमेजेस सोशलिस्ट, जाफर साहब यहाँ बैठे हैं, जाफर साहब को जितने लोगों को जानना चाहिए उतने लोग नहीं जानते। इनको कैसे जाना जाएगा मुझे आप बताइए। आपको पता है ये किस किस्म के आदमी हैं? ये इस किस्म के आदमी हैं कि इनके साथ बैठ के आप सारा सारा दिन गुफ्तगू करेंगे और आप बोर नहीं होंगे, इतनी नॉलेज है इनके पास। मुझे बताएं इनको इस मुल्क में, इस दुनिया में कितने लोग जानते हैं? क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिस्ट मुआशरा सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को ये मौके देता है कि वो इमेजेस बन जाएं, मीडिया को यूज़ कर लें, कोई इनको बड़ा कर दे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनको ज़रूरत है, हो सकता है इनको ज़रूरत है, सेल्फ कंटेंटेड आदमी हो, लेकिन हमें तो ज़रूरत है ना इनकी। हमें ज़रूरत है भाई, इनको नहीं है। आइंस्टाइन की ज़रूरत नहीं थी अपनी, लेकिन आइंस्टाइन की पूरी दुनिया को ज़रूरत थी। तो बात सिर्फ ये है कि जी इमेजेस पार्टी के हों चाहे इंडिविजुअल हों, हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे इन्हीं सब्जेक्टिव फोर्सेस के साथ जो मीडिया की शक्ल में मौजूद है। अब सिर्फ इंसान सब्जेक्टिव फोर्स नहीं है, बुरा ना मानिएगा, मीडिया ऑब्जेक्टिव फोर्स नहीं है, मीडिया एक सब्जेक्टिव फोर्स है। ये पूरी ऑब्जेक्टिव कंडीशन को चेंज कर देती है। इतनी बड़ी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फोर्स है कि ये आपका पूरा मूवमेंट्स क्रिएट कर देती है। अभी जो इजिप्ट में हुआ है, सीरिया में हुआ है, लिबिया में हुआ है, इसके अंदर वेस्टर्न मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, आप सबको मालूम है। तो इसलिए हमारी इंटरनेशनल यूथ वर्कर्स मूवमेंट को बनाने का सिर्फ एक ही उसका रीज़न है कि जी हम इस मुल्क में लेफ्ट के जितने लोग हैं हम उनको इमेजेस के तौर पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनके थ्रू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जो पुराने लोग हैं हम उनको अपनी सफ़ों में लाना चाहते हैं, जो नए लोग हैं हम उनका पुराने लोगों से इंटरेक्शन करना चाहते हैं। मज़दूरों किसानों में हम इनके थ्रू फिर जाएंगे और तलबा और यूथ के साथ हम मोबिलाइजेशन करेंगे। आखिरकार ये हमारा ख्वाब है, ये हमारा इस तंजीम को बनाने की आइडियोलॉजी है। और मैं इस बात से ख़त्म करता हूँ कि हम सब अगर इधर बैठे हैं तो हम एक नारा इकट्ठा मार दें कि इनकलाब। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।